राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीता हुआ कल सबक है, आने वाला कल अवसर है। कोरोना का ये दौर सबके लिए नया है, नई चुनौतियां हैं तो नए अवसर भी हैं। तो आइए इन्हीं अवसरों के बारे में जानें स्टार्टअप एडवाइजर एंड कंसल्टेंट फाउंडर जीसीसी परेश गुप्ता से। देश में कोरोना के रूप में जो ये संकट आया है, उससे कई समस्याएं हुई हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ प्रकाश डालें इस संकट पर। पहली बात तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और बुलाने के लिए। मैं काफी ऑनर्ड हूँ। और सिचुएशन तो देखिए, मतलब पॉइंट है, कोरोना इज वन थिंग जो कोई किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, किसी को पता नहीं था। और ऐसी सिचुएशन आई तो सब लोग हैरान रह गए, अनप्रिपेयर्ड थे सब लोग। और उसकी वजह से डेफिनेटली इकोनॉमिक सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। आज आप सोचिए कि हमारे कोरोना के नंबर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमें लॉकडाउन खोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन उसको सस्टेन करने लायक नहीं बच रही। तो क्लैरिटी तो ये है कि हाँ, ये मान के चले कि सब लोग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं। और कुछ कुछ बिजनेस में ज्यादा नुकसान है, कुछ में कम नुकसान है। जैसे मैं अब राजस्थान में देखता हूँ तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हुई हैं। आप देखिए, जयपुर एज अ सिटी या जो टूरिस्ट प्लेसेस है हमारी, तो उदयपुर है, जयपुर है, ये सब तो टूरिज्म रिलेटेड है। टूरिज्म पूरी तरह से बंद है। टूरिज्म रिलेटेड सारा हैंडीक्राफ्ट, सारा शॉपिंग, ये सारी चीजें बंद है। तो डेफिनेटली देयर इज अ काफी बड़ा नुकसान हो रहा है इस साइड के अंदर। उसके अलावा स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, तो आप ये मानिए कि 90% स्टार्टअप्स, 90% स्टार्टअप्स या बिजनेसेस पे इसका नुकसान हुआ है। करीब 20 से 30% बिजनेसेस ऐसे कैलकुलेट करे जा रहे हैं जो कि अगले 2 महीने के अंदर शायद सस्टेन ना कर पाए, जिनको बंद होने की कगार पे खड़ा होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली सिचुएशन खराब हुई है। और गांव में भी और शहरों में भी, दोनों जगह पे सिचुएशन खराब है। शहरों की सिचुएशन बल्कि बनस्पत ज्यादा खराब है। तो मैं बोलूंगा कि मैं इनफैक्ट, और कोरोना के टाइम पे मैं जयपुर छोड़ छोड़ के बार बार गांव जा रहा हूँ और वहां पे मैं देख रहा हूँ सिचुएशन बेटर है। तो गांव वाले वो ज्यादा फॉर्चुनेट है और लकी है कि उनकी सिचुएशन हमारे शहरों से बेहतर है। तो डेफिनेटली, बट हाँ, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है और लोगों को कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। काफी सारे लोग ये सब सब कुछ ही देख रहे हैं, आप भी न्यूज देखते हो रोज की क्या क्या सिचुएशन चल रही है। तो 100% इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। तो परेश, ऐसे में राजस्थान में रोजगार विकास को देखते हुए अगर हम बात करें पहले अर्बन सेक्टर की, तो रोजगार विकास के कौन से नए आयाम, कौन से नए अवसर उपलब्ध हैं? ओके, सो सबसे पहले ना, अगर अपन रोजगार और युवाओं की अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, तो लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। एंड देखिए, हमेशा यही होता है कि जहां पर प्रॉब्लम होती है वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं हमेशा एक बिलीवर रहा हूँ कि जब जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो कुछ सॉल्व करने को है। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही है तो आप सॉल्व क्या करोगे? जब सब कुछ ही सॉल्व है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि, जिसे मैं बोलता हूँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है हर किसी के पास कि आप कुछ कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी। अब आप सोचिए, आज की डेट में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज हेल्थ केयर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रखी है, खाने पीने की प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे पास। और यही टाइम है जब हमारे यंगस्टर्स को, जब हमारी यूथ को, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। सो बहुत सारी चीजें सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे कॉलेज में एक बच्चा है और मेरी अभी उससे बात हो रही थी। वो, उनकी एक छोटी पास्ता बनाने की फैक्ट्री है और वो होममेड ड्राइड पास्ता बना रहे थे। और आप हैरान होंगे, बट कोरोना के टाइम पे उनकी सेल्स 4 गुना बढ़ गई क्योंकि लोगों ने घर पे ज्यादा पास्ता बनाना शुरू कर दिया। राइट, अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। एक एक स्टार्टअप है हमारे कॉलेज के अंदर, अगेन वो बच्चा है जो वेजिटेबल क्लीनर बनाता है। तो अब वेजिटेबल्स के ऊपर जो वायरस है, वो उन्होंने उसका एक डिसइंफेक्टेंट बनाया है। तो वो पानी में डालते हैं और वो डिसइंफेक्टेंट से नाउ लोग बाग अपनी सब्जियां धो रहे हैं। लोग मास्क का बिजनेस कर रहे हैं, लोग पीपी किट्स का बिजनेस कर रहे हैं, लोग सैनिटाइजर्स का बिजनेस कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, किसी ने फुट पैडल बनाया है, फुट से दरवाजा खोलने का। सो अगेन बच्चे कोशिश करें, यंगस्टर्स हमारे, कि कुछ कुछ नए अपॉर्चुनिटीज निकाली जाए। देखिए, लाइफस्टाइल चेंज होगी और कोरोना की वजह से हमारी जेनरिक लाइफस्टाइल में चेंज आया है। तो जब लाइफस्टाइल चेंज होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी आती है। पुरानी बंद होंगी तो नई आएंगी।
आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप ढूंढे, बट अपॉर्चुनिटीज अभी मैं देखता हूँ कि हाँ कहीं कहीं पे है। आप हेल्थ केयर सेक्टर ले लें, आप असेंशियल कमोडिटीज ले लें, खाना पीना ले लें, ये सारी जो चीजें हैं, सर्विसेज है। देखिए डोर टू डोर सप्लाई, इनकी वो डिमांड बढ़ गई है। अमेजोन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, लोगों ने ई कॉमर्स ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन परचेसिंग बढ़ गई है। तो ये सब चीजों पे आप काम कर सकते हो। आप छोटे छोटे एग्री प्रोड्यूस के बिजनेसेस लगा सकते हो, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हो, एक डिहाइड्रेशन यूनिट आपने लगा ली, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो और अर्बन एरियाज में भी किया जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि इनफैक्ट लोग बाग अपने घरों की छतों पे छोटे छोटे फार्म्स बना रहे हैं, और उसकी डिमांड एकदम से 10 गुना बढ़ गई है कि लोग बाग बोल रहे हैं यार सब्जी घर पे उगा के नहीं लेते। आप एक छोटा सा टेरेस गार्डन लगा लो, आपका अगर 200 गज का भी मकान है और आपने उसकी छत के ऊपर अपना वेजिटेबल गार्डन बना लिया, तो साल भर की सब्जी आप घर पे उगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ढूंढा जाए तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। दैट साउंड्स वेरी पॉजिटिव परेश। मैं बिल्कुल मैं मानूंगी कि जो भी फॉलोअर्स इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो सब ये मानेंगे कि अभी आपने जो बताया उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। तो अब यदि बात करें हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो आत्मनिर्भरता एक उभरता हुआ शब्द है। इसकी बुनियाद होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये मैं तो पता है एक्चुअली इस बात को लेकर खुश हूँ कि हमारे गांव को वापस से फोकस मिल रहा है। तो हुआ ये है कि भाई सब लोग ना शहर की तरफ भागे जा रहे थे, यहाँ भीड़ बढ़ा रहे, आप 10 बाय 10 के कमरे में 10 जने रह रहे हो, कैसी प्रिमिटिव सी जिंदगी, ना ढंग से खुली हवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पोल्यूशन वाला एनवायरमेंट है, आप उस जगह के लिए भागे जा रहे हैं सारे लोग। अब ये कोरोना की वजह से सब वापस गाँव चले गए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम कम से कम वापस से सब फोकस करेंगे। इनफैक्ट दोनों तरह से देखते हैं। एक चीज तो है कि जितनी बड़ी कंपनीज है वो सबको आज गांव का मार्केट एक मार्केट दिखने लगा है। तो मेरे को सब दिख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं यार गांव की इकोनॉमी में जाके बेचते हैं, हम वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, हम अपने मार्केट को रूरल मार्केट बनाएंगे। तो रूरल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन गया है। और दूसरी चीज है कि जो गांव के लोग हैं, आप ये बिलीव नहीं करेंगे, बट जो अभी एस्टिमेट्स भी आ रहे हैं उसमें बहुत क्लियरली ये बात हो रही है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में 15% से बढ़ के 25% होने की रिक्वायरमेंट भी है, और मोस्ट लाइकली होगा भी। तो आप ही देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि गांव की इकोनॉमी हमारी कंट्री की बैकबोन बनने वाली है। खाली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज डिक्लाइन होंगी, गांव की रूरल इकोनॉमी को बढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को वापस आना पड़ेगा, एग्रो प्रोसेसिंग को वापस आना पड़ेगा। सारे सारे एफर्ट्स अब उसी तरफ आने वाले हैं। और मैं तो खुश हूँ कि अब सब जब लोग गांव के अंदर हैं और पढ़े लिखे लोग चले गए, इससे मजेदार अच्छा ये हुआ है ना कि शहरों में रहने वाले लोग के पास एक्सपोजर था, उनको फोन वोन अच्छे से यूज करना आता था, इंग्लिश स्पीकिंग भी काफी सारे थे, पढ़े लिखे थे, इंटरनेट एक्सेस थी उनको, अर्बन एरियाज की नॉलेज थी। वो सारी नॉलेज लेकर के वो गांव में चले गए हैं। तो अब वो गांव को भी नया रूप दे सकते हैं, वो गांव में एक्चुअली बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं जो कि पहले सोचा नहीं जा सकता था। तो मेरे को लगता है कि हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको कि लोगों को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसकी तरफ काम कर रही है, सारी पॉलिसीज इसकी तरफ आ रही है। ये टाइम है जब जब इसका फायदा उठाना चाहिए सब लोग। बिल्कुल सही कहा परेश आपने। ये तो बात हो गई अवसरों की कि अवसर बहुत है, लेकिन आर्थिक सहायता जब तक ना मिले तब तक ये कुछ संभव नहीं हो सकता। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसी कुछ घोषणाएं की जा रही हैं जिससे कि इस तरह की कोई आर्थिक सहायता मिल सके? आई थिंक मैं तो सबसे ज्यादा घोषणा ही एग्रीकल्चर की देख रहा हूँ। मतलब और आप हैरान होंगे, मैं दूसरों की घोषणाओं मतलब बाकी चीजों की बात करूं, मैंने इस कोरोना के टाइम पे एक एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाइम है जब जब सबको करना चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरफ बढ़ रही है। 2 लाख करोड़ का पूरा एक पैकेज है जो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस है। और सारी पॉलिसीज उसकी तरफ बढ़ी है। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। देखिए, एक पार्ट है सेंट्रल पॉलिसी, दूसरा पार्ट है स्टेट पॉलिसी। तो जो सेंट्रल की पॉलिसी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई पॉलिसी। उसके अंदर गवर्नमेंट ने अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज दी है, और उसको ना 2 चीज पे और मिलाऊंगा मैं, खाली एग्रीकल्चर नहीं बोलूंगा। मैं आपको एग्रो प्रोसेसिंग और एमएसएमई, जो लघु उद्योग, ग्रामीण और छोटे उद्योग है, वो एक अलग पार्ट हो गया। एक हमारा एग्रो प्रोसेसिंग हो गया जिसके अंदर कि हम फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग करते हैं। और तीसरा पार्ट हो गया
एक्चुअल फार्मिंग, और इन तीनों लेवल पे पॉलिसीज आई हैं। तो एमएसएमई पे अगर अपन जाते हैं तो एमएसएमई की पॉलिसी के अंदर बहुत क्लियरली, पहली बात तो डेफिनेशन ही बदल दी। तो हमने हमारी एमएसएमई की पॉलिसी के अंदर ये बोल दिया कि भाई 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक आप माइक्रो एंटरप्राइज रहेंगे, राइट। तो आपका जो स्पेक्ट्रम है पॉलिसी का वो बढ़ा दिया गया है सब लोगों के लिए। तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का, तो अभी आप माइक्रो एंटरप्राइज ही कहलाएंगे। 1 करोड़ रुपए तक का आपका अगर प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट, तो माइक्रो एंटरप्राइज ही अभी तक। तो ऐसे सारी सारी डेफिनेशन बढ़ा करके बहुत सारे लोगों को इसमें गैमेट में लिया गया, जिससे कि आप एमएसएमई का फायदा उठा सके। तो देयर आर वो सारी पॉलिसीज के एडवांटेजेस हैं आपके पास। तो आप पहली बात तो बहुत सारे लोग अब एमएसएमई बन जाएंगे। एमएसएमई की एक सिंपल सी वेबसाइट है, उस पे जाकर आप सबसे पहले रजिस्टर कराएं, और प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सब लोग रजिस्टर करा सकते हैं। और जितनी पॉलिसी का फायदा आपको लेना है, आपको एमएसएमई के पोर्टल पे रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा। तो सबसे, और अच्छा 30th जुलाई इज द लास्ट, 30th जून इज द लास्ट डेट फॉर पुरानी वाली डेट। तो 1 जुलाई से नई पॉलिसी लागू हो रही है। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 जुलाई जब हम इसको रिलीज करेंगे पॉलिसी को, तो आप दिस इज द टाइम जब ये सब्सिडीज मिलेंगी, कंसेशंस मिलेंगे, वो सारी चीजों का फायदा उठाइए। अब आते हैं एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर। एग्रो प्रोसेसिंग में सबसे मजेदार, देखिए सेंट्रल की पॉलिसी तो अलग है ही, राजस्थान गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एग्रो प्रोसेसिंग को टॉप प्रायोरिटी पॉलिसी मानती है। अब आते हैं स्टेट लेवल की पॉलिसी पे, और स्टेट लेवल की जो पॉलिसी है वो और भी अच्छी है। तो अगर अपन एग्रो प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो एग्रो प्रोसेसिंग की पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट ने काफी अच्छी है, और वो अभी रिलीज हुई है, और प्रायोरिटी पॉलिसी माना गया है। तो इनफैक्ट उस प्रायोरिटी पॉलिसी का कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर खुद उसको हर हफ्ते रिव्यू करेंगे, राइट। सो वो इस पॉलिसी का इनिशिएटिव है कि उसके अंदर प्रॉपर ये मॉनिटरिंग चल रही है कि भाई क्या हो रहा है उस पॉलिसी का। और उसके अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, बट आप अगर जैसे कोई भी छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है, जिसके अंदर आपको सीधे सीधे प्लांट लगाने की 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है, विच इज 50%। मतलब अगर आप 2 करोड़ का प्लांट है तो 1 करोड़ रुपए तक आप गवर्नमेंट से सहायता ले सकते हैं। आप उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के पैसे ले सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के पैसे ले सकते हैं, आप एयर से ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, आप रेलवे से ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, उस सबका आपको सब्सिडी का रिएम्बर्समेंट मिलेगा। आप अगर कोई लोन लेते हैं तो लोन के इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। इनफैक्ट आप हैरान होंगे, पर आप इंटर्न्स रखते हैं, आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, उस ट्रेनिंग कराने के पैसे भी दिए जा रहे हैं, राइट। आपको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, आपको सोलर प्लांट लगाने की सब्सिडी है, उन सब में कंसेशन दिया जा रहा है। तो एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी सारी पॉलिसी निकाली है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी खूब सारी पॉलिसी निकाली है। सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नोडल एजेंसी है, राइट। और सब जगह कृषि विज्ञान केंद्र है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 12 में मेरा एक छोटा सा खेत है, मैं वहां गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि आप तो लेकर आइए पॉलिसी, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, और 15 दिन के अंदर हम पैसा रिलीज करवा दें। तो ये हमारे राजस्थान की सिचुएशन है। मैं आज अभी इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, आपसे बात करने से पहले अभी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जाकर आया हूँ, और मेरे को लग रहा था, मेरे को ना मिट्टी के और पानी के सैंपल टेस्ट कराने थे, और आप हैरान हो गए, बट 5 रुपए पर सैंपल की रेट पर उन्होंने डिटेल एनालिसिस करके दिया है। और हमारे फार्मर्स को कराते नहीं है। मतलब मैंने करीब इतने सारे 14 सैंपल 70 रुपए में मेरा पूरा एनालिसिस हो गया, और इतना डिटेल, ये प्राइवेट लैब के अंदर एक एक सैंपल 2-2 हजार रुपए का है। तो मैंने प्राइवेट लैब में रेट पता करी 50,000, गवर्नमेंट ले रही है 70 रुपए। इससे बड़ा इंसेंटिव क्या होगा? ये मेरे सामने, और कोई भीड़ नहीं थी, कोई नहीं था वहां पर, और वो इतना पोलाइटली सब लोगों ने डील किया है कि मैं बहुत खुश था कि नहीं, एक्चुअली इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो सब लोग बोलते नहीं पॉलिसी तो है, बट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, मैं देख कर आया हूँ कि ये सब चीजें तो एक्चुअली हो रही है। हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीण भाइयों को इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए बहुत सारी चीजों में, अच्छा सब लोग क्या बोलते हैं, आपके पास खेत होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे, या आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हनी बी फार्मिंग है, हनी बी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में अगेन गवर्नमेंट ने अभी 5 करोड़ रुपए का
इन्वेस्टमेंट प्लान किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर वो 10-10 मधुमक्खी के डब्बे मधुमक्खी के साथ फार्मर को देंगे, जिसमें कोई लैंड की जरूरत नहीं है। आप केवल उस कोहॉर्ट में जाइए, अपना एक क्लस्टर फॉर्म करिए, आप अपने गांव के लोगों से मिलकर के क्लस्टर बना के सब 10-10 डब्बे लीजिए। आप मधुमक्खी आपको फ्री में देंगे गवर्नमेंट, आपको केवल उन मधुमक्खी को पालना है और उनका शहद निकालना है और आपको आपकी इनकम चालू हो जाती है। हर एक बॉक्स से आप ये मान के चलिए 40 किलो तक का हनी निकाला जा सकता है। तो आप साल भर का 400 किलो हनी गवर्नमेंट के दिए हुए डब्बों से निकाल सकते हैं, बट लोगों को आगे आकर लेना पड़ेगा, राइट? ऐसे फिशरीज है, आप मछली पालन कर सकते हैं, कोई लैंड नहीं चाहिए, कोई भी खेत, तो किसी का भी तालाब आप किराए पे ले लें, किसी का भी पॉन्ड, आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड आपको मिल जाएंगी, अच्छा है। डिहाइड्रेशन प्लांट्स है, लाख रुपए की मशीन आती है जिसके ऊपर आप सब्सिडी ले सकते हैं और उससे आप काम शुरू कर सकते हैं। तो आप टोमेटो पाउडर, मतलब टमाटर का पाउडर, अनियन का पाउडर, और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसको लेकर के गवर्नमेंट काम कर रही है। तो डेफिनेटली हमारे लोगों को गांव वाले साथियों को आगे आना चाहिए इसको लेने। यानी अवसर भी बहुत हैं, सुविधाएं भी सरकार की तरफ से मिल रही हैं। अब जरूरत है तो खुद के अंदर जागरूक होने की और खुद के स्किल्स को, खुद के टैलेंट को, खुद के कौशल को पहचानने की। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। परेश, ऐसे में आप इस मंच के माध्यम से, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के मंच के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ना, मतलब एक तो पहली बात कि मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स ना बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया को इंस्पिरेशन की और मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। तो दिया कुमारी जी ने ये इनिशिएटिव लिया, तो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड कि सब लोग ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे तो कहीं ना कहीं तो नॉलेज फैलती है। आज मैंने कुछ 5 बातें कही, ऐसी 10 लोगों ने और अच्छी अच्छी बातें कही, तो ये सब स्प्रेड करती है और कहीं ना कहीं आप अच्छाई फैलाते हैं तो वापस आती है वो अच्छाई। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ऐसा एक मंच खड़ा किया जा रहा है। और मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि हर एक अच्छे इनिशिएटिव को मैं सपोर्ट करने में बिलीव करता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और युवाओं के लिए मेरे पास केवल एक चीज कहने की है कि देखिए, मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई आपको आकर के आपके मुंह में खाना डाल के जाए। आपको मेहनत खुद करनी, तो मेहनत खुद करिए, आप लगन से, मेहनत से। मैं भी गांव का ही बच्चा हूँ, मैं भी किशनगढ़ में पला बड़ा हूँ और बहुत छोटी जगह से आता हूँ, कोई ऐसे बहुत स्पेशल प्रिविलेजेस में पैदा नहीं हुआ, राइट? और अगर हमारे जैसे लोग मेहनत करके आज कहीं खड़े होकर तो कुछ कर सकते हैं, आज हमें बुलाया गया, तो आप भी कल यहाँ आकर बोल सकते हो। आप भी अपने एग्जाम्पल सेट करिए। मैं इतने सारे युवाओं को देखता हूँ जो पढ़ लिख करके कितनी सारी खेती बाड़ी, कितने सारे नए नए एंटरप्रेन्योर आइडियाज डेवलप कर रहे हैं। प्लीज हार मत मानिए, प्लीज दूसरों से अपेक्षा मत करिए सरकार हमें क्या करके देगी, ये हमें करके दे दे, ये आप क्या कर रहे हो वो सोचिए। तो सबसे बड़ा आपका कर्म है, आप सबसे अच्छा काम करेंगे, आपकी जिंदगी बढ़िया होने वाली है। आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे, फिर वो भगवान भरोसे की जिंदगी है, वो फिर आप जानते हैं कैसी होती है। तो अपने अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड सबके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यही मैं सबके लिए उम्मीद करता हूँ एंड आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। बिल्कुल परेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने आज जो बातें हमें बताई, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है ये। बहुत जरूरी है हम सबके लिए ऐसे वक्त पे हार ना मानना, उन अवसरों को पहचानना, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद परेश, आपने जो कुछ हमें कहा हम बिल्कुल याद रखेंगे और हम मानते हैं कि हमारे फॉलोअर्स ने, वो लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, वो जरूर इन चीजों से इसका लाभ जरूर उठाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ जानकारियां आज आपने इस मंच के माध्यम से हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। मुझे बड़ा मजा आया और आप अमेजिंग होस्ट हो, सो थैंक यू एंड विश यू हैव अ गुड डे।